सर, स्वागत करता हूं आप सबों का अपने क्लास में। आज हम लोग जो है क्लास 12 में जो है राजनीतिक विज्ञान के तहत अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है आपका एक दल के प्रभुत्व का दौर। पाठ शुरू करने से पहले हमारे जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर हैं उनके कुछ कहे गए वाक्यों का जो यहाँ चर्चा करेंगे। चूंकि इन वाक्यों का जो है चर्चा इस बुक में दिया हुआ है तो उसको देखते हैं हम लोग। उन्होंने यह जो बातें जो कही थी वह 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में कही थी यह बात। तो उसको देखते हैं हम लोग। इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान की राजनीति में नायक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद नायक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में नायक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और यह रास्ता तानाशाही की तरफ जाता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर थे वे केवल वर्तमान को नहीं देखते थे, वे दूर की भी सोचते थे। उन्हें पता था कि जो हम संविधान जो लिख कर दे रहे हैं, जो संविधान का निर्माण कर हम अपने देश को दे रहे हैं, अगर यह संविधान बेहतर तरीके से लागू नहीं हुआ तो यह जो महान संविधान है किसी काम का नहीं है। उनको यह अंदेशा था और उन्होंने इसी दरमियान जो यह बातें उन्होंने कही। इसका तात्पर्य यह है कि इन्होंने चर्चा की है। आप देख रहे हैं यहाँ कि नायक, आप देख रहे हैं यहाँ नायक, इन्होंने नायक पूजा की चर्चा की है। कहने का तात्पर्य किसी भी राष्ट्र या किसी भी देश के लिए जो नायक पूजा होता है वह बहुत घातक होता है, वह किसी भी तरीके से बेहतर नहीं होता है, वह हमेशा घातक रहा है। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं कि यदि किसी देश में अगर लोकतंत्र है और वहां लोकतंत्र को अगर दरकिनार करके किसी एक व्यक्ति की मन की बात या किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व, किसी एक व्यक्ति का शासन अगर चलने लगे तो उसे हम नायक पूजा कहेंगे। और वही नायक पूजा धीरे धीरे तानाशाह का रूप लेने लगता है। इसका उदाहरण एक जर्मनी है। जर्मनी में हम लोग जान रहे हैं कि जर्मनी में जो है हिटलर का नाम जो है काफी जो है प्रचलित है और हिटलर जो है वही नायक पूजा के तौर पर उभरा था जर्मनी में और उसने पूरी जर्मनी को कहीं कहीं पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, पूरी जर्मनी को बर्बाद कर दिया। और अंततः जो है कि वहां जो लाखों लोग थे उन लाखों लोगों की हत्याएं की गई और अंततः इतने लोगों को बर्बाद करके, पूरे देश को बर्बाद करके अंततः जो है कि जर्मनी का जो तानाशाह हिटलर था वह अपने आप को गोली मार लेता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को गोली मार लिया और अपना अंत कर लिया तो उसका अंत, केवल उसका अंत हो जाने से पूरा जर्मनी का भला नहीं हुआ। जर्मनी जो दुख झेला या जर्मनी में जो बर्बादी हुई वह बर्बादी पुनः भरपाई उसकी नहीं हो सकती है। तो इसका कहने का यही है, अर्थ यही है कि जितने भी जो देश हैं जो लोकतंत्र पर पद्धति पर चलते हैं उन्हें नायक पूजा से, वहां की जनता को नायक पूजा से, हम सबों को नायक पूजा से दूर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो संविधान है, जो विधि हम निर्माता है, जो हमारे देश को चलाता है, उसकी बातों पर हमें अमल करके लोकतंत्र को बाहर करके कायम रखना चाहिए, या ना कि किसी एक व्यक्ति की बातों को मानकर अंधभक्तों की तरह हम लोग व्यवहार करना चाहिए। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस पाठ का संबंध इसी से है कि पाठ का भी नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो इसका तात्पर्य है कि जब लोकतांत्रिक जो देश होता है उसमें किसी एक दल का जो है प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। जितने भी वहां दल है, चाहे सत्ता दल हो या विपक्ष के जो दल हैं, सभी का मिला जुला वहां प्रभाव होना चाहिए। किंतु भारत में आने पिछले जो है वर्षों में कुछ ऐसा जो दौर रहा है उसमें केवल एक जो दल है उसका प्रभुत्व रहा है और कहीं कहीं बाद के भी वर्षों में हम देखते हैं कि केवल जो एक दल है उसका प्रभुत्व रहा है। और जो प्रभुत्व जो होता है वो प्रभुत्व का कारण, मुख्य कारण है नायक पूजा जो होती है। किसी को या कोई नेता को हम इतना महान मान लेते हैं, लगता है कि वह देश से भी बड़ा है और वही गलती जो हम लोग कर बैठते हैं उसका परिणाम जो है जनता कहीं कहीं भुगतती है। तो शुरू हम लोग करते हैं, देखते हैं। पहला हम लोग का पॉइंट है कि संविधान का निर्माण जो है वह कब हुआ था। हमारा देश जब आजाद हुआ तब देश आजाद होने के बाद जो है कि भारतीयों के सामने यह चुनौती थी कि हमारे जो देश है इतना सभी धर्म, सभी जाति तथा कई प्रकार के यहाँ जो है प्रांत के लोग रहते हैं। तो
भिन्न प्रांत तथा जाति तथा धर्म तथा समुदाय के लोगों को एक साथ मिलकर आखिर चलाना की जो प्रक्रिया है, चलाए कैसे जाए, वह एक चिंता का विषय था। लेकिन वह विषय का वह जो समस्या था उसका हल हुआ। उसका हल किस रूप में हुआ? उसका हल संविधान निर्माण के रूप में हुआ। संविधान का जो निर्माण हुआ वह हुआ आपका जो है बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के जो नेतृत्व में हुआ, और कई और भी लोग थे, लेकिन मुख्यतः जो संविधान निर्माण में जो है अपना प्रमुख योगदान दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान निर्माण करने में कितना समय लगा उसकी तिथि आप देख रहे हैं, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी इतने दिन में जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनने के बाद जो है काफी इस पर चर्चाएं हुई ताकि संविधान कैसा है, इस पर काफी चर्चाओं के बाद जो अंततः जो है संविधान को जो है 26 नवंबर 1950 को इसे भारत में लागू कर दिया गया। संविधान को लागू होने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश को चलाया कैसे जाए। देश को चलाने के लिए जो है कि सरकार का गठन किया जाना चाहिए। सरकार का गठन करने के लिए चुनाव होना चाहिए, और चुनाव बेहतर तरीके से करवाने के लिए चुनाव आयोग होना चाहिए। तो इसी सिलसिले में जो चुनाव आयोग का जो है गठन 1950 ईस्वी में की गई। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य हम जान रहे हैं। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य है आपका लोगों के जो है पहला काम है मतगणना करवाना, फिर मतदाता सूची में जो है लोगों का नाम जुड़वाना, तथा जो है कि सीमा का निर्धारण भी करना जो मतगणना के आधार पर, और जो है कि जितने भी चुनाव की प्रक्रिया के तहत जितने भी मापदंड हैं उसका निर्धारण करना तथा उसका पालन करवाना किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है। इसके तहत हम लोग देखते हैं कि सर्वप्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वे थे सुकुमार सेन। जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे वे थे सुकुमार सेन। तो देखते हैं कि चुनाव आयोग का भी गठन हो गया। उसके प्रथम जो अध्यक्ष हैं सुकुमार सेन। उसके बाद हम देखते हैं चूंकि एक दल को प्रभुत्व का जो दौर है हमारा पार्ट, उसका संबंध कहीं न कहीं कांग्रेस से है। किससे है? तो कांग्रेस से है। इसमें हम देखते हैं कि देश की आजादी के बाद जो है लगातार कांग्रेस का जो प्रभुत्व या कांग्रेस का वर्चस्व पूरे भारत पर रहा है, और पूरे भारत पर रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि जो 1952 में जो आम चुनाव हुए और 1957 में जो आम चुनाव हुए, 1962 में जो आम चुनाव हुए, अर्थात जो 5-5 साल के अंतराल में जो आम चुनाव हो रहे थे, तो केंद्र में जो सरकारें बन रही थी, उन सरकारों में जो है कि किसकी सरकार बन रही थी? तो कांग्रेस की सरकार बन रही थी। कांग्रेस की सरकार इसलिए बन रही थी क्योंकि जो कांग्रेस थी उसमें वर्चस्व में थी, और कांग्रेस आखिर क्यों वर्चस्व में थी, कांग्रेस की सरकार बार बार क्यों बन रही थी, इसकी चर्चा भी हम लोग करते हैं। उसके तहत हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण आखिर क्या बात थी कि बार बार जो है कि लगातार जो है 15 सालों तक लगातार कांग्रेस का ही शासन भारत में रहा। तो इसके तहत हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का शासन जो है 15 साल तक रहने का मुख्य यह कारण था कि भारत जो आजाद हुआ था, तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें कांग्रेस का रोल क्या था? सबसे प्रमुख था। इसी के कारण जो है कांग्रेस जो है कि लोगों के दिलो दिमाग में छाया हुआ था, तथा जब आम चुनाव हुए तो उसमें कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली। तो हम पहला देखते हैं कि कांग्रेस जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो उसमें कांग्रेस का जो हाथ महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस बार बार जीत रही थी। दूसरा हम लोग देखते हैं कि नेहरू का जो व्यक्तित्व था काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व था, और वे जो है कि जनता पर तथा लोगों पर काफी गहरी छाप छोड़ते थे। जनता उनकी बातों को जो है मानती थी। कहीं न कहीं हम लोग नायक पूजा के दौर में या हम लोग चल रहे हैं। जो नेहरू थे वह एक नायक के रूप में उभरे, और नेहरू को लोग जो है कि अन्य भक्तों की तरह नेहरू को भी चाहने लगे। जब भी वहां चुनाव हो रहा है भारत में इस समय के दौर में, तो सभी जो है आंख बंद करके कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। उसका मुख्य कारण जो 2 बताएं कि एक आपका हो गया आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, दूसरा नेहरू का व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व था जिसके कारण लोग क्या हो उनकी ओर खींचे चले जाते थे। दूसरा था कांग्रेस को मिली विरासत। कांग्रेस को विरासत मिली थी क्योंकि कांग्रेस जो है कि उस समय बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, और लोगों को लगता था कि कांग्रेस के अलावा इस देश को कोई संभाल नहीं सकता है। और एक बात और थी कि कांग्रेस को जो है सभी वर्गों का समर्थन भी प्राप्त था, इसलिए बार बार जो है कांग्रेस जीत रही थी चुनाव को। और चुनाव जीतने के बाद जो है लगातार जो है आप देख रहे हैं यहाँ इतने वर्षों तक 15 सालों तक लगातार कांग्रेस जो है राज की।
15 सालों के बाद जो है काफी संघर्ष के बाद जो है विपक्षी दल का जो है अस्तित्व कुछ उभरा और जो है गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनी। उसके बाद 15 सालों के बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ईवीएम का प्रयोग। हम जान रहे हैं कि पहले जो चुनाव होते थे वह जो है कि मत्र पेटी जो होता था उसमें जो पुर्जा डाल के उसमें मोहर लगा के उसमें डाला जाता था अपने उम्मीदवार के नाम को और जो उससे चुनाव किए जाते थे। किंतु 1990 का जब दशक आया, 1990 का जब साल आया तो जो आपका पर्ची के माध्यम से जो चुनाव हो रहा था उसके जगह में ईवीएम मशीन का प्रयोग होने लगा। ईवीएम का आपका अर्थ हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतलब ईवीएम से चुनाव होने लगा। अब लोग जो है कि केवल वहां जाते थे, अपना पसंद के उम्मीदवार के सामने बटन दबाते थे तथा उस पर जो है वोटिंग हो जाता था। किंतु हम देखते हैं कि ईवीएम का से जब प्रयोग हुआ, ईवीएम का जब प्रयोग हुआ हमारे देश में तो कहीं कहीं चुनाव प्रक्रिया जो है वह पारदर्शी नहीं रही, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो ईवीएम जो मशीन होता है उसमें किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ करके कोई भी जो दल है वो अपना शासन ला सकता है। तो हमें जरूरत है कि जो ईवीएम का जो मशीन है उसमें आप बेहतर तरीके से सुधार किया जाए, या तो ईवीएम के जगह में जो कागज वाली जो प्रणाली थी, पुर्जा वाली प्रणाली थी, उसी को लागू किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए ईवीएम कहीं कहीं खतरा साबित होगी। अगला हम देखते हैं अगला पॉइंट, कांग्रेस का जन्म। चूंकि कांग्रेस से ही संबंधित हमारा पॉइंट है तो हम देखते हैं कि कांग्रेस का जन्म जो है कब हुआ था। तो कांग्रेस का जन्म जो है जिसमें हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था उस समय सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस का जो है स्थापना की गई और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे थे WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के गठन में जॉर्ज यूल नामक अंग्रेज की जो है काफी इसमें सराहनीय भूमिका थी। उन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस का स्थापना उसमें इसलिए किया गया कि लोगों को लगता था कि कांग्रेस का स्थापना यदि हम कर देंगे तो हमें एक क्या बोलिएगा अवरोधक, मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन उस समय हो रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, उसे रोकने में कांग्रेस हमारी मदद करेगी। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, कांग्रेस जो है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस जो लगातार भारत को आजाद करने की मांग अंग्रेजों से करने लगी। उसके बाद देखते कांग्रेस को कहाँ फायदा हुआ। कांग्रेस का जो देखते हैं कि लगातार सरकारें बनने लगी। कांग्रेस के सरकार के तहत हम लोग देखते हैं कि नेहरू जो है प्रधानमंत्री बने। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री हैं। कुल मिला के जो नेहरू जो परिवार है इनका व्यक्तित्व जो भी काफी प्रभावशाली रहा है। इनके व्यक्तित्व के कारण ही या कहें नायक पूजा के कारण ही लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। अगला हम लोग देखते हैं कि अभी हम लोग जो आरएसएस या तो बीजेपी जो हम देख रहे हैं जो हमारे देश में वर्तमान में शासन में है उसका संबंध कहीं न कहीं भारतीय जनसंघ से है। वर्तमान जिसमें पहले जिसमें हमारा देश जो है कि हमारे देश पर कांग्रेस का शासन था उसी समय जो है कि या जिसमें हमारे देश में कांग्रेस का वर्चस्व था हम कहें, उसी समय जो भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है। और भारतीय जनसंघ की स्थापना किसके द्वारा होती है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा होती है। कब होती है 1951 ईस्वी में होती है। इनके जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना के जो है दरमियान जो है इसी से संबंध आपका आरएसएस हो गया, बीजेपी हो गया, जो भी हिंदू महासभा हो गया, इनका संबंध जो है भारतीय जनसंघ से है जो इसी के हुए उपभाग हैं। और आगे चलकर हम देख रहे हैं कि प्रारंभ में जब जो भारतीय जनसंघ या आरएसएस जो भी संगठन हिंदूवादी जो संगठन है वे भी चुनाव में उन्होंने भी भाग लिया, लेकिन किंतु उनको परिणाम जो है मत जो है या सीट जो बहुत कम प्राप्त हुई। लेकिन धीरे धीरे जो है धीरे धीरे इनका भी विकास होते चला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज जो है हमारे देश में जो है भारतीय जनसंघ या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का शासन है। यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय जो जनसंघ है आरएसएस है वह हमेशा एक देश एक राष्ट्र एक जाति एक समाज एक धर्म की बात करता है। इसी का लाभ जो है कि कहीं कहीं भारतीय जनसंघ को पहुंचा। इसके तहत हम देखते हैं कि हमारा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हम देखते हैं कि इस समय जो कई पार्टियों की भी स्थापना हो रही थी तो इसी दरमियान एक और पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो गठन जो है किसने किया, BR अम्बेडकर ने किया। क्योंकि BR अम्बेडकर जो थे वे दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो केवल दलित पिछड़ों का ही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, जितने भी भारत में जितने भी समाज हैं, चाहे महिलाएं हो, मजदूर वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, सभी के हितों के ध्यान में रखकर ये बार बार अपने काम को
कर रहे थे और इन्हीं का देन है कि भारत का संविधान जो बेहतर तरीके से लिखा गया। तो इन्होंने भी एक पार्टी बनाई, इस पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि सिंहासन जो है मराठी भाषा पर बनी एक फिल्म है। यह सन 1981 की बात है, जब जो है उस समय जो है कि मुख्यमंत्री के लिए पद के लिए जो है काफी खींचातानी होने लगा। भ्रष्टाचार का जब उन्माद पूरे उफान पर था, उसी दरमियान जो है 1981 ईस्वी में सिंहासन नाम की एक मूवी बनती है। और जो फिल्म है वह जो मराठी भाषा में बनी थी। इस फिल्म में जो है काफी उस समय का जो वर्तमान जो समय का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था, खींचातानी था और क्या भ्रष्टाचार था, क्या था प्रक्रिया जो चल रहा था, उसकी चर्चा इसमें की गई है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि एक दल के प्रभुत्व के तहत हम लोग देखते हैं, दौर के तहत हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार रहा। और कांग्रेस का जो प्रभुत्व रहा वह सभी लोगों पर था। और कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो चुनाव आयोग था उस पर भी कहीं कांग्रेस का प्रभाव अब था। इसी कारण जो है कांग्रेस का भी शासन लगातार जो कई वर्षों तक बना रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग जो है यह जो टॉपिक है, इसका जो किताब है उसके पूरी तरह से आप लोग अध्ययन कर लें। बाकी फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।